भारत की रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या रियल एस्टेट के प्राइसेस ऐसे ही बढ़ जाते हैं या इसके पीछे कोई पैटर्न होता है? अगर कोई पैटर्न होता भी है तो आप उसे कैसे समझ सकते हैं? इसी पैटर्न को समझाने के लिए मैं ये एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, सो दैट इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको और क्लियरली समझ आ सके और आप अपने लिए एक बढ़िया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकें। जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद बने भारत के सबसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट डीएफसी कॉरिडोर के बारे में, और कैसे ये प्रोजेक्ट आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। रियल एस्टेट से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएफसी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी 1,24,000 करोड़ के बजट से बनेगा। ये कॉरिडोर खास तौर पर सुपर फास्ट फ्रेट ट्रेन्स के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि मालगाड़ी के लिए, जहां ट्रेन्स को 100 किलोमीटर तक की स्पीड मिल सकती है। ये कॉरिडोर अभी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डीएफसी, जो लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को जोड़ेगा, और इसकी टोटल लेंथ होगी 3,351 किलोमीटर। इन कॉरिडोर्स के फुली चालू होने के बाद आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी फ्रेट ट्रेन्स जो डबल स्टैक कंटेनर्स के साथ चलेंगी, दुनिया का पहला 10.5 किलोमीटर लंबा टनल जिससे होकर ये ट्रेन निकलेगी, जो कि हरियाणा में है। 12,000 HP वाले फ्रेट ट्रेन इंजन्स पहली बार वर्ल्ड क्लास ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम के साथ आएंगे। इस प्रोजेक्ट में और भी दिलचस्प डिटेल्स हैं, पर इससे पहले चलिए समझते हैं कि डीएफसी को बनाने की आखिर जरूरत पड़ी क्यों। आज हमारे देश में मालगाड़ी यानी कि फ्रेट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स दोनों ही एक ही पटरी पे चलती हैं, और जब ये दोनों एक ही ट्रैक पे चलती हैं तो लगातार डिलेज का सामना करना पड़ता है। आखिर पैसेंजर ट्रेन में 1000 लोग होते हैं बोलने वाले, वहीं फ्रेट ट्रेन में सिर्फ कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। इसी वजह से मालगाड़ी यानी फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड आज 24 किलोमीटर पर घंटे तक की है। दिल्ली से मुंबई अगर आपको माल भेजना है तो आपको 60 से 65 घंटे लगेंगे। वहीं अगर आप यही काम ट्रक से कराते हैं तो ये आधे टाइम में हो जाएगा। और अगर इनकम सोर्स देखा जाए तो इंडियन रेलवेज का सबसे ज्यादा पैसा फ्रेट ट्रेन से ही कमाया जाता है, टोटल रेवेन्यू का 64%। वहीं पे पैसेंजर ट्रेन से 29% रेवेन्यू आता है, और बाकी बचा हुआ 7% केटरिंग, पार्सल और एडवर्टीजमेंट से आता है। आजकल इसीलिए ज्यादातर कार्गो ट्रक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जो न केवल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है बल्कि रोड कंजेक्शन भी बढ़ाता है, और माल के ट्रांसपोर्ट 10 गुना तक महंगा भी हो चुका है। इसी वजह से इसका सीधा असर आपकी और मेरी पॉकेट पे ही पड़ता है। इसलिए सन 2000 की शुरुआत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को प्लान किया गया। फिर 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL का गठन हुआ था। ये एजेंसी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं दूसरी साइड ऑपरेशन तो इंडियन रेलवेज ही मैनेज करेगा। DFC इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉरिडोर। इन दोनों ही कॉरिडोर्स पर अभी कुछ स्मार्ट सिटीज एंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स भी बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में ऑब्वियसली हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। पहले डीएफसी के दोनों पार्ट्स को समझ लेते हैं। वेस्टर्न डीएफसी की लंबाई टोटल 1506 किलोमीटर है, जिसकी शुरुआत दादरी उत्तर प्रदेश से होती है, और ये ग्रेटर नोएडा से होता हुआ यमुना क्रॉस करके हरियाणा में एंटर करता है, और फिर राजस्थान, गुजरात, देन एट लास्ट enters Jawaharlal Nehru Port in Maharashtra. And according to DFCCI latest report, Western Corridor is 93% complete and इसका ऑलरेडी यूज भी किया जा रहा है। ईस्टर्न डीएफसी की लंबाई 1875 किलोमीटर की है, इंक्लूडिंग द सोननगर एंड धाकुनी सेक्शन। इसकी शुरुआत लुधियाना से होती है और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करता है। ये कॉरिडोर कोलकाता के वेस्टर्न साइड में धाकुनी तक है, एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ईस्टर्न कॉरिडोर इज 95% कंप्लीट, एंड इसको भी यूज करना चालू किया जा चुका है। डीएफसी के लिए 25 kV AC ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम लगाया गया है, और वेग 12 नाम का लोकोमोटिव इस्तेमाल किया है, जिसे एल्स्टॉक कंपनी ने भारत में ही बनाया है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव है। ये ट्रेन 100 किलोमीटर तक की स्पीड से चलाई जा सकती है, और इससे फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड जो अभी इंडिया में 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वो बढ़ के 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी।
जो पहले से 3 गुना ज्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 1,24,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें 1,02,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा और बाकी 22,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल होगा, जिसमें से 4,286 करोड़ इज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर ईस्टर्न TFC एंड 38,722 करोड़ of loan is given by Japan International Cooperation Agency, यानी कि JICA. JICA gave it to Western DFC and rest of the funding is provided by other bank loans, Indian Railway investment and public-private partnerships. Dedicated freight corridors का सबसे बड़ा फायदा होगा टाइम और कॉस्ट की बचत में। ट्रेन एक ही बारी में 12,000 टन तक का माल ले जा सकेगी, जबकि एक ट्रक अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सिर्फ 10 टन तक माल ले जा सकता है, यानी कि एक ट्रेन 1200 ट्रक के बराबर माल ले जा सकेगी। इससे रोड ट्रैफिक कंजेक्शन कम होगा और ग्रीन हाउस एमिशंस भी घटेंगे। DFC से 45 करोड़ टन CO2 का एमिशन रिड्यूस होगा और इससे इंडियन इकोनॉमी को 16,000 करोड़ का फायदा होगा हर साल। अगर चाइना से आज कंपेयर करें तो चाइना में माल की टोटल कॉस्ट का सिर्फ 6% ही लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आता है, वहीं भारत में ये कॉस्ट आज 30% तक आती है और DFC के आने के बाद ये कॉस्ट ऑब्वियसली काफ़ी कम हो जाएगी। वहीं पूरे भारत में माल ले जाने और लाने में सिर्फ आपको 24 घंटे का टाइम ही लगेगा। अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट रियल एस्टेट मार्केट पर कैसे असर डाल रहा है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत इज बिल्डिंग ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चाहे वो DMIC हो फॉर रोड ट्रांसपोर्ट या DFC हो फॉर फ्रेट ट्रेन्स या फिर बिगर एंड बेटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो लाइक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। Because to become समृद्ध भारत, we can't just rely on being the service provider to the world. We need more employment in the country. IT पर कितना ही डिपेंड करेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए we need good infra in all the sectors. Because हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपना सामान लाने और ले जाने के लिए सबसे पहले जरूरत इसी की पड़ेगी। तो इसी पहल में रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट को इन प्रोजेक्ट के साथ गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और स्मार्ट सिटी को भी प्लान किया है, जिसमें से 4 स्मार्ट सिटीज पर ऑलरेडी काम चालू हो गया है। ये चारों ही स्मार्ट सिटीज आने वाले टाइम में रियल एस्टेट मार्केट को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगी, जैसा आपने IT बूम के टाइम पर देखा था गुड़गांव, बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटीज में। अब ये 4 स्मार्ट सिटीज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो स्मार्ट सिटी बन रही है वो है धुलेरा में, जिसका फर्स्ट फेज का काम लगभग 95% के आसपास कंप्लीट भी हो गया है। दूसरी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रही है आपका ग्रेटर नोएडा में। देन थर्ड इज शेंड्रा बिटकिन विच इज इन महाराष्ट्र एंड लास्ट आपकी आती है विक्रम उद्योगपुरी जो आपका मध्य प्रदेश में है। इन चारों ही स्मार्ट सिटीज ने पिछले कुछ सालों में अपने रियल एस्टेट के प्राइसेस में एक बहुत अच्छा बूम देखा है। किसी ने कम देखा है तो किसी ने ज़्यादा। अब क्योंकि हर सिटी अलग तरीके से बन रही है, अलग तरीके से चीज़ों से कनेक्टेड है, फिर चाहे वो DMIC हो, फ्रेट हो या फिर वो एयर हो, हर किसी का अलग अलग कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। तो इन कनेक्टिंग पॉइंट्स का सिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका रियल एस्टेट कितना बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, इन सब चीज़ों का आंसर डिपेंड करता है सिटी पर। तो इसीलिए अब इन चारों सिटीज़ के बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट धुलेरा। तो अगली वीडियो आप देखना मत भूलिएगा, और अगर आपने इन चारों सिटीज़ में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे वो कमेंट करके बताइए, या आपकी फैमिली में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और किसी ने अभी तक किया ही नहीं है तो पक्का ही शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आने वाली वीडियो आपसे छूटे ना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जिससे आपका ज्ञान रियल एस्टेट को लेकर और बढ़े। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।